नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट में जो अभी इंसर्जेंसी हो रही, वहाँ जो वायलेंस हो रहा मणिपुर में, उसके विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इथनिक वायलेंस एंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भारत के उत्तर पूर्व में निजाती एवं उग्रवादी संघर्ष। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है दोस्तों कि वहाँ की जो इतनी निर्जातीय विविधता है उसके कारण ही वहाँ बहुत सारे निर्जातीय ग्रुप हैं, बहुत सारी ट्राइब हैं, उसके कारण लगातार मणिपुर में हिंसा बनी हुई है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ मणिपुर की हिंसा को नहीं बल्कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसको समग्र तरीके से कवर करेंगे। इसमें हम 3 एरिया में अपनी बातों को रखेंगे। एक तो मणिपुर में जो इथनिक वायलेंस हो रहा है करंट में, उसका कारण क्या है उसके विषय में पूरी तरीके से जानेंगे। और अन्य जो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट हैं उसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है उनके विषय में जानेंगे। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन, मतलब कि उस सब समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है उसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये मतलब कि ये जो आज हिंसा हो रही है, जो इंसर्जेंसी हो रही है मणिपुर में, उसके अगर पूरी तरीके से हम बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो हम नहीं आज समझ पाएंगे कि ये हिंसा का मूल कारण क्या है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आज़ादी के बाद से ही 1947 के बाद से ही लगातार संघर्ष बना हुआ है। लेकिन ये संघर्ष हमें कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, कभी किसी स्टेट में हो जाता है, कभी किसी स्टेट में हो जाता है। तो उसका जो मूल कारण है दोस्तों, वो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट एक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इंडिया की एक विशिष्ट सामाजिक विविधता है। वो क्या है? निजातीय विविधता। जैसे यहाँ भाषाई विविधता है और रिलीजन के आधार पर विविधता है, उसी तरीके से एक निर्जातीय विविधता। निर्जातीय विविधता का क्या मतलब है? यहाँ निजातीयता का क्या मतलब है दोस्तों कि जो मतलब कि कुछ जिनकी एक जैविक पहचान होती है। मतलब कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते होंगे आप तो आपके मतलब कि दिमाग में एक स्पष्ट छवि बन जाती है कि विशिष्ट तरीके का नक्श वाला आदमी, विशिष्ट बनावट होगी, हाथ के पैर की नाक चपटी होगी। तो इस तरीके का जो अलग अलग बनावट होगी, या तो आप अफ्रीकन लोगों को देखते होंगे तो उनकी लंबी हाइट, चौड़ी हाइट होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। तो ये जो चीज़ें, जो उनकी जैविक पहचान होती है, जो हम देख के एक चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को निर्जातीयता बोलते हैं। तो भारत में समय समय पर बहुत सारी निजातीय आती रही है। जैसे निग्रोटो सबसे पहले आए, जो अंडमान निकोबार की जारवा, सेंटिनल और ट्राइब हैं, या केरल में और तमिलनाडु में कुछ ट्राइब हैं, ये ट्राइब निग्रोटो ट्राइब हैं। तो सबसे पहले भारत में यही आती गई। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ये निजातियों के नाम हैं। जैसे मतलब कि अब उनकी विशिष्ट जैविक पहचान के आधार पर कौन कौन से निजातीयता हमारे यहाँ आती गई। तो जैसे ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ये मध्य भारत में ये निजाति ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे संथाल झारखंड में, भील, गोंड एमपी, महाराष्ट्र में, ये सब कौन है? इनका जो मूल है, ये जो हमारे यहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, इनका जो मूल निर्जातीयता है वो कौन सी है? वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। जारवा, सेंटिनल, ये सब का निग्रेटो है। जो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन जो निजातियाँ हैं वो हमारे यहाँ कहाँ किधर बसी? साउथ इंडिया में, जिनको द्रविडियन कहते हैं। तो द्रविडियन का मूल कहाँ पे है? मेडिटेरियन में। इसी तरह मंगोलाइट जो जनजातीयता है, जो इथनिसिटी है, वो साइबेरिया, चीन, मंगोलिया, यहाँ से ये लोग आए और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बस गए। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में जितने लोग हैं, ये इनका जो मूल है वो इंडो आर्यन है, मतलब ये आर्य लोग हैं, बाहर से आए हैं। इसी तरीके से नार्डिक लोग भी भारत में हैं। तो इतने तरीके की विविधता हमारे भारतीय समाज में पाई जाती है। इसमें मंगोलाइट जो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में विविधता पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में जो इथनिसिटी पाई जाती है, उनमें भी कई तरीके की, मतलब एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है मंगोलाइट का, उसमें भी बहुत छोटी बहुत ज़्यादा तरीके की निजातीयता पाई जाती है, बहुत तरीके की जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस वजह से उनमें पहचान को लेकर संकट बना रहता है, अपनी इथनिसिटी को लेकर प्राइड बना रहता है। वो लोग समझते हैं कि जब तक हमारी इथनिसिटी बनी रहेगी उसी चीज़ से हमारा विकास होगा। तो सब नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हुई उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कारण, प्रशासनिक कारण भी हैं। वहाँ अधिकारी जो हैं उस मतलब कि उनका बिहेवियर, वो सब चीज़ें कारण भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण है वहाँ की निजातीय विविधता। तो ये हमने देख लिया कि भारत में किस तरीके की निजातीय विविधता है। अब देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट में जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं और किन के बीच में संघर्ष बना रहता है। देखिए, डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब हैं वो कितने तरीके की ट्राइब हैं। देखिए, तो अभी जो पुरानी सेंसस है 2011 की जनगणना है, उसके हिसाब से भारत में 650 से ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं पूरे भारत में। उसमें नॉर्थ ईस्ट में अकेले जो 250 से ज़्यादा जनजाति केवल नॉर्थ ईस्ट में अकेले पाई जाती हैं। और ये जनजातियों का बेस कौन सा है? मंगोलाइट ट्राइब। तो एक मंगोलाइट ट्राइब ये सबसे बड़ी मतलब कि मूल ट्राइब है और इसमें 250 तरीके की जनजातियाँ नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं।
तो जब 250 तरीके की जनजातियाँ पाई जाएंगी तो उनमें अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए लड़ाई जरूर होगी। जैसे हमारे यूपी बिहार हर जगह पे किस चीज़ की लड़ाई होती है, धर्म की लड़ाई, जाति की लड़ाई। वहाँ पे इस तरीके की लड़ाई नहीं है। वहाँ पे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, देखिए जनजातियों में होता क्या है कि ये एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके के ना पारिवारिक संबंध बनाते हैं, ना सामाजिक संबंध बनाते हैं। इनकी सबकी पूजा पद्धति, रहन सहन, खान पान, हमको दूर से देखने में लगता है कि सब कुछ पूरा नॉर्थ ईस्ट एक ही जैसा है, लेकिन एक ही जैसा नहीं है। उसमें 250 तरीके अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, 250 तरीके के डिफरेंट टाइप के समुदाय रहते हैं, डिफरेंट टाइप की इथनिसिटी रहती है। और सबका मतलब कि एक ट्राइब दूसरे ट्राइब में शादी नहीं करती, उनके साथ उस तरीके का सामाजिक व्यवहार नहीं करती, पारिवारिक व्यवहार नहीं है। तो इस वजह से और अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उनको लगता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ही होगा क्योंकि हमारी पहचान बनी हुई है। तो यहाँ पे इतने तरीके की जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस वजह से इनमें अपनी पहचान को बनाए रखने की वजह से लगातार यहाँ पे इंसर्जेंसी या संघर्ष बना रह रहा। मोटी ऐसा नहीं कि हर जनजाति में लड़ाई होती ही रहेगी, कुछ कुछ मेन जनजातियाँ हैं, उन्हीं की वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की लड़ाई बनी हुई है, संघर्ष बना हुआ है। तो हम देख लेते हैं मोटे मोटे जो ट्राइब हैं, मेन ट्राइब कौन कौन सी है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं। जैसे खासी ट्राइब है, ये मेघालय में पाई जाती है और ये खासी लैंड की मांग कर रही है, जयंतियाल के पास ये खासी लैंड की मांग कर रही है, उसी के लिए लगातार ये संघर्ष बनाए हुए हैं। गारो ट्राइब है, ये गारो लैंड की मांग कर रही हैं। नागा ट्राइब है, नागा जो है कोई एक ट्राइब नहीं है, 19 अलग अलग ट्राइब से मिलकर एक बना समूह है ये। मतलब कि यहाँ पे जो नागालैंड में 1947 से लगातार इंसर्जेंसी बनी हुई है और ये माना जाता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की हिंसा का कारण ये नागा ट्राइब है, जो 19 अलग अलग ट्राइब से मिलकर बनी है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का कारण यही है जिसकी वजह से आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में संकट बना हुआ है। तो इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी कहते हैं, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट के संघर्ष की माँ यही नागा ट्राइब ही है। इनकी अलग एक ट्रेडिशन है, ये नागा एक अलग ट्रेडिशन भी है। इनकी संसद भी लगती है जिसको हो बोलते हैं इनकी संसद, और इसी संसद में बैठ के मतलब कि सारे नागा ट्राइब जो इकट्ठा होती हैं उसको उनकी संसद बोलते हैं, जो हो नाम से जानी जाती है। और यहीं पे बैठ के वो सारे अपने अपने डिसीजन लेते हैं। 1947 से लगातार ये नागालैंड में अशांति बनी हुई है। ये लोग किस चीज़ की मांग करते हैं नागालैंड वाले, तो नागालैंड ग्रेटर नागालिम की मांग करते हैं, ग्रेटर नागालिम। इसमें नागालैंड का हिस्सा है, असम का, मेघालय का, थोड़ा म्यांमार का, इन सब पूरे एरिया को मिला के ये मांग कर रहे हैं कि इसको पूरा एक अलग देश बनाया जाए जिसको ग्रेटर नागालैंड कहा जाएगा। तो ये इस चीज़ की मांग करते हैं। असम में एक बोडो जनजाति, वो अलग असम में अलग एक बोडो लैंड की मांग करती है। जितनी भी ट्राइब है सबके लिए हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 244 है वो क्या कहता है कि हम तुमको मतलब कि स्वायत्तता देंगे। अलग होने की तो बात ही नहीं है, अलग स्टेट नहीं बनाएंगे। स्टेट है तो हम देखेंगे, मतलब स्टेट देखेगा कि राज्य मतलब कि सरकार देखेगी कि स्टेट बनाने की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन जो इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी हो रही, इतने तरीके के ट्राइब है, उनको अपना खुद प्रशासन में अगर मौका नहीं मिलता है तो उस क्षेत्र में हम स्वायत्त क्षेत्र उस वहाँ पे घोषित करेंगे, जिसमें मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे, मतलब कि ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। जिससे क्या होगा कि मान लो कि ये ट्राइब है यहाँ इतने में पाई जाती है तो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब कि डेवलपमेंट काउंसिल बना दी गई और फिर यहाँ पे जो विकास के कार्य होंगे उनमें यहीं के जो लोग होंगे उनको यहाँ पे मतलब कि इस काउंसिल में मेंबर बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा कि वो लोग अपना विकास खुद करें। इस तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी एडीसी बनाई गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई हैं। इसी तरीके से कुकी ट्राइब है, जो अभी की मणिपुर की हिंसा का मेन जो कारण है वो ये कुकी ट्राइब ही है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कुकी ट्राइब भारत की ओरिजिनल ट्राइब नहीं है, ये म्यांमार से आई हुई ट्राइब है, इसी के कारण यहाँ पे पूरी हिंसा हो रही है। कुकी ट्राइब बहुत एग्रेसिव ट्राइब है। तो ये मणिपुर में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में और मणिपुर में यही पाई जाती है। जो अभी नॉर्थ ईस्ट में मतलब कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके मूल में यही कुकी ट्राइब है। आगे हम देखेंगे पूरे मणिपुर इशू को। कुकी ट्राइब वही वर्तमान में हिंसा। ब्रू ट्राइब पाई जाती है। ब्रू ट्राइब कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है। मिजोरम, असम में अभी कैंपेन में रह रहे क्योंकि हिंसा के कारण इनको वहाँ से भगा दिया गया। दिमासा ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाई जाती है। इसी तरीके से निशी ट्राइब है। तो इतने तरीके के जो मेन ट्राइब है इन्हीं के बीच संघर्ष बना रह रहा। तो अब हम देख लेते हैं कि भारत में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, ये इनको किस तरीके से मतलब कि जनजाति का दर्जा दिया जाता है और टोटल संविधान में क्या क्या प्रोविज़न दे रखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है। तो इस तरीके से आप पूरे मणिपुर के इशू को समझेंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इशू को समझेंगे। किसी एक पर्टिकुलर घटना को लेके पूरे तरीके से जब तक आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि पूरे घटना का कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तब तक आप आंसर लिखने के काबिल नहीं होंगे। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या को समझेंगे तभी आप मणिपुर की समस्या को समझ पाएंगे। तो हमने दो पार्ट अभी तक देख लिया। एक तो जो पूरा का पूरा
हमारी जो इथनिसिटी है, उस निजाती विविधता है, वो किस तरीके की, वो हमने देखा। फिर म्यांमार नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी ट्राइब पाई जाती हैं 250 प्लस, जो मंगोलाइट ट्राइब है, उनमें से मेन कौन सी ट्राइब है जिनकी वजह से हिंसा होती है, या जो अलग सेपरेट की स्टेट की या सेपरेट देश की डिमांड कर रहे हैं, वो कौन कौन से ट्राइब है मुख्यतः, वो देख लिया। अब हम देखेंगे भारत में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में क्या दे रखे हैं, उनके विषय में देखते हैं। देखिए, भारत में 650 से प्लस जनजातियां हैं, लेकिन सारी की सारी जनजातियां शेड्यूल ट्राइब नहीं है। तो इसमें से जैसे कुछ ट्राइब है, इसमें से पूरी ट्राइब से उनको, कुछ ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कौन देता है? शेड्यूल ट्राइब की कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है दोस्तों, लेकिन इनको जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 342 है संविधान का, और 366 25 सेक्शन है उसका, इनके द्वारा ही राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे सकता है। तो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का मतलब क्या है? अगर किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है तो उनको क्या कुछ लाभ मिलते हैं, जैसे नियोजन में आरक्षण का लाभ मिलेगा, राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये सब लाभ मिलते हैं। जिससे मतलब कि यह मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा कि हमारे संविधान में ट्राइबल से रिलेटेड या ट्राइब से रिलेटेड प्रावधान क्या क्या दिए हुए हैं। तो ट्राइब पूरी अलग है, उसमें से कुछ ट्राइब शेड्यूल ट्राइब होती हैं। तो शेड्यूल ट्राइब इसलिए बता रहा कि आगे का जो कॉन्फ्लिक्ट है मणिपुर का, वो इसको लेकर भी है। तो शेड्यूल ट्राइब क्या होती हैं दोस्तों? ये ट्राइब की जो पूरी ट्राइब है, उनमें से कुछ विशिष्ट ट्राइब होती हैं जो बहुत पिछड़ी होती हैं, उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाता है। आर्टिकल 342 और 366 का सेक्शन 25 है, जो 25 है, उसके तहत शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाता है। इनकी कोई परिभाषा नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है। और शेड्यूल ट्राइब की संख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे यहाँ 8.7% है पूरी जनसंख्या का। तो टोटल जो ट्राइब है उनकी जनसंख्या तो और ज़्यादा ही होगी। और क्या संविधान में प्रोविजन दे रखे हैं? आर्टिकल 244 संविधान का, ये स्वायत्त क्षेत्र का निर्धारण करता है। स्वायत्त क्षेत्र का निर्धारण का मतलब है कि उनके विकास के लिए बहुत सारे स्वायत्त क्षेत्रों का निर्धारण उस स्टेट के अंतर्गत किया जाता है, जिससे क्या होता है, उनको ऑटोनॉमी प्राप्त होती है और वो अपनी विशिष्ट संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ कानून नियम बना सकते हैं। तो जैसे बाहर के लोग को प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, लैंड नहीं खरीदना है, इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। और इसमें भी इसके 244 के तहत 2 अनुसूचियाँ हैं। एक तो 5th अनुसूची है, जो AMTM जिसको कहते हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट के विषय में स्पेशल तरीके से, और बाकी जो स्टेट हैं उनमें जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनका प्रावधान 6वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ये प्रावधान हो गए। आर्टिकल 338A है, इसमें क्या बताया गया? इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST बनाने का प्रावधान किया गया है। ये उनके विकास के लिए काम करता है। अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है या कुछ भेदभाव होता है तो उनके मुद्दे उठाकर उनके जो पूरी की पूरी समस्याओं का कंपाइलेशन करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। तो इसके प्रावधान है संविधान में। आर्टिकल 330 है, लोकसभा में आरक्षण की बात करता है कि जो सीटों का आरक्षण है लोकसभा में, जातियों जो SC और ST हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए। इस विधानसभा में आर्टिकल 332 है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की बात करता है। पंचायत में आरक्षण के लिए आर्टिकल 243D7 है। तो मैं इन सब चीज़ों का कंपाइलेशन आपके सामने कर दे रहा, इन्हीं से को लेके आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या समझनी है और अपने आंसर को मजबूत करना है। इसमें से आर्टिकल 46 है, उसमें क्या क्या कहा गया है कि सरकार SC ST वीकर सेक्शन का प्रमोशन, ये किसका? राज्य का दायित्व है। तो राज्य ये ध्यान देगा कि SC ST का प्रमोशन कैसे करना है, उनकी समस्याओं का सोल्यूशन कैसे करना है, जिससे विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो ये संविधान में हमारे प्रोविज़न है शेड्यूल ट्राइब को या ट्राइबल को लेके। अब हम देखते हैं कि ट्राइबल है कौन, ये ट्राइब्स हैं कौन। तो इसकी संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन लोकूर समिति जो 1965 में बनाई गई है, इसने कुछ संविधान मतलब कि जो ट्राइबल हैं उनके कुछ गुण को देखे और उसी के आधार पर उनकी एक परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है। तो इन्हें जो गुण देखे वो क्या क्या है, उनके विषय में हम देखते हैं। तो इस लोकूर समिति ने क्या बताया कि जनजातियाँ वो हैं जो कुछ गुणों को धारण करती हैं। तो गुण कौन से हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी ये जनजातियाँ हैं कि नहीं हैं। जैसे कुछ गुण हैं, जैसे वो जो जनजातियाँ होंगी उनमें प्रिमिटिव ट्रेड्स पाए जाएंगे, मतलब कुछ आदिम गुण होंगे। उनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन होगा, भौगोलिक अलगाव होगा, मतलब कि वो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं होंगे, वो अलग ही अपनी मतलब वो जब रहेंगे जहाँ पे वो मेन भारत से कटा हुआ होगा। उनकी डिस्टिंक्ट कल्चर, विशेष संस्कृति होती है, खान पान रहन सहन का तरीका अलग तरीके का होता है। आर्थिक पिछड़ापन होता है उन पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो उनका विकास नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो एक तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, पूरी ज्योग्राफी से कटे हुए होते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र होता है, दुर्गम क्षेत्र होता है, जिससे वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग पाती और वो आर्थिक पिछड़ापन में बना रहता है, और समाज के अन्य समुदायों के साथ बहुत ही कम मेल मिलाप रहता है। एक अन्य इशू देख लेते हैं कि PVTG क्या होती है, पर्टिकुलरली
वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ये पीटी में सवाल भी पूछा गया है कि ये वो जनजातियां हैं जो अपनी विशिष्ट पहचान खोती चली जा रही, लगातार खत्म होती चली जा रही। अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो उसमें म्यूजियम में ही देखने को मिलेगा। तो इन जनजातियों को कुछ विशेष मतलब वो जनजातियों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया और उनको पीवीटीजी ग्रुप में डाला, जिससे उनको कुछ विशेष तरीके से संरक्षण प्रदान किया जाता रहे। तो अभी तक हमने देख क्या लिया दोस्तों कि ये जनजातियों के विषय में पूरा बैकग्राउंड जान लिया, हमारे संविधान में क्या है वो जान लिया, और जनजाति कौन है उसके विषय में जान लिया। तो अब हमारे दिमाग में सबसे मूल चीज़ क्या आ रही कि जनजातियों का संघर्ष का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण उनका एक ही चीज़ समझ में आएगी कि उनकी जो है जनजाति जो विविधता है वही उनका मूल कारण है, और ये जो उनके गुण हैं ये भी उनका मूल कारण है संघर्ष का। जैसे जोग्राफिकल आइसोलेशन, जो भौगोलिक अलगाव होगा, मुख्यधारा से जुड़े नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो इंसर्जेंसी अगर पैदा हो जाती है, जैसे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा ये एरिया पूरा एक 27 किलोमीटर के सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जो चीज़ को चिकन कॉरिडोर बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ है, और इतना ही एरिया है। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से भौगोलिक अलगाव है। और तो यहाँ पे जो हम ठीक से कंट्रोल कर नहीं पाते, अगर कुछ इंसर्जेंसी होती भी है तो इस वजह से लगातार यहाँ पे संघर्ष बना रहता है। विशिष्ट कल्चर, सब लोग अपनी अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, उसी को बनाए रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। आर्थिक पिछड़ापन है, तो जब आर्थिक पिछड़ापन होगा, मजबूती नहीं होगी, तो दिमाग इन्हीं सब में लगेगा कि कहाँ से हम लोग मजबूत हो जाएं। तो उनको मजबूती का कारण अपनी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको बनाए रखना ही लगता है। इस वजह से और ज़्यादा संघर्ष होते हैं, और न समुदायों के साथ मेल मिलाप, पारिवारिक सामाजिक संबंध नहीं बन पाते हैं, न वो बनाना चाहते हैं, अपनी ही चीज़ों को बनाए रखना चाहते हैं। इस वजह से जब एक दूसरे की कल्चर नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर झगड़ा होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों मणिपुर का जो इशू है पूरी तरीके से उसको देखेंगे। देखिए मणिपुर जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब मणिपुर का बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। 1949 तक मणिपुर एक मतलब कि राजा के अंतर्गत था, जो वहाँ का शासन एक मतलब कि वहाँ का स्थानीय राजा करता था। लेकिन 1949 में उसमें जो शामिल होने का पत्र था उस पर हस्ताक्षर किया 1949 में, और फिर वो असम प्रशासन जो था, असम जो राज्य था, उसके अंतर्गत 1949 से वो मणिपुर गवर्न होता था। फिर 1971 में जब पूरे नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब मणिपुर को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देख लेते हो मणिपुर 1971 से सेपरेट स्टेट का इसको दर्जा प्राप्त हुआ। मणिपुर को और क्या कहते क्या है, मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल मतलब कि मड़ियों की भूमि कहते हैं। तो अब मणिपुर में देखिए दोस्तों 1993 तक मणिपुर जो है 1993 तक पूरे नॉर्थ ईस्ट में पर कैपिटा इनकम मतलब कि जो प्रति व्यक्ति आय थी उसमें सबसे ज़्यादा था, और आज सबसे लो हो गया है। वो क्यों हो गया, इन्हीं सब हिंसाओं के कारण ही थे। और देखिए मेन हिंसा का कारण मणिपुर में क्या है, मणिपुर में लगभग 39 अलग अलग ट्राइब रहती हैं, और इसमें जो मेन रूप से जो इथनिक कम्युनिटी हैं वो 3 तरीके की इथनिक कम्युनिटी मतलब 3 तरीके के धर्म को मानने वाले ये 39 लगभग समूह रहते हैं, 39 जनजातियाँ रहती हैं। उसमें कुछ लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ के जो हिंदू है मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया के हिंदू या कहीं बाहर के हिंदू हैं, उनकी जो पहचान है वो अलग है, लेकिन यहाँ के जो हिंदू होंगे वो अपने जो साथ में स्थानीय कल्चर को भी बनाए रखते हैं। मतलब यहाँ के जो हिंदू जिस तरीके की पूजा पाठ पद्धति फॉलो करते हैं, वहाँ के हिंदू उस तरीके से नहीं करते, उनकी अपनी स्थानीय तरीके की पूजा पद्धति है जिसको वो फॉलो करते हैं। इसी तरीके को जो वहाँ के जो इस्लाम फॉलो करने वाली जनजातियाँ हैं वो अपनी इंडिजिनस जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। वही तो अपनी विशिष्ट पहचान वो उनका जो फॉलो करने का तरीका है, जैसे हिंदुइज्म है, तो अगर हम यहाँ पे नवरात्रि मनाते हैं तो पूरे भारत में एक तरीके से ही नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन जो यहाँ के हिंदू हैं उनके वो अपने अलग तरीके से मनाते हैं, उनकी स्थानीय परंपराएं स्थानीय कल्चर है उसके हिसाब से मनाते हैं। इसी तरह इस्लाम जो फॉलो करती है जनजातियाँ वो अपने तरीके से मनाती हैं, जो क्रिश्चियन है वो अपने तरीके से मनाते हैं। अब विवाद का मुद्दा देखिए, यहाँ की जो हिंदू जो फॉलो करती है मतलब कि हिंदुइज्म फॉलो करती है वो एक मैतेई ट्राइब है। मैतेई ट्राइब जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस में है यहाँ के मतलब कि पूरे मणिपुर में 52% है मैतेई ट्राइब, ये हिंदुइज्म को फॉलो करती है, ये वैष्णव हिंदू को मानते हैं। और ये जो मैतेई ट्राइब है जो पूरा मणिपुर का हिल एरिया वैली वाला एरिया जो घाटी वाला एरिया है पूरे मणिपुर का, उसमें ये पाई जाती है, इम्फाल वैली में पाई जाती है। और ये क्या है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मतलब आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। जितने बिजनेस है जितने मतलब कि वो बिजनेस वाले काम हैं दुकानें हैं वो सबसे ज़्यादा मैतेई की हैं। पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मैतेई लोग हैं। और लेकिन इनको ये क्या है, लेकिन ये मैतेई एसटी नहीं है क्योंकि हिंदुइज्म को फॉलो करती है और ये इस तरीके से मजबूत है, इसीलिए इनको जब एसटी नहीं है तो इनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुँचता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मजबूत ट्राइब है, वहाँ की प्रशासनिक रूप से भी मजबूत है, पॉलिटिकली रूप से मजबूत है, आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत है।
वहीं जो अन्य ट्राइब हैं जो हिल एरिया में, ये किस में रहती हैं, वैली में रहती हैं। जो अन्य ट्राइब हैं जो हिल एरिया में रहती हैं जैसे जोमी, कुकी, चिन, नागा, ये जो एसटी हैं ये इतनी मजबूत ट्राइब नहीं है, ये आर्थिक रूप से पिछड़ी ट्राइब है, लेकिन इनको क्या हुआ है, एसटी का दर्जा मिला हुआ है। अब एसटी का दर्जा मिलने से इनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, जबकि मैतेई जो समुदाय है उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि इनको एसटी का दर्जा नहीं प्राप्त है। आज जब इन ट्राइब को एसटी का दर्जा प्राप्त है, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है, चाहे पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन हो, चाहे उसमें नौकरियों में रिजर्वेशन हो, 16(4) का रिजर्वेशन हो, आर्टिकल 16(4) का रिजर्वेशन हो, ये सब इनको मिलता है। तो इस रिजर्वेशन की वजह से गवर्नमेंट जॉब में इनका जो है हिल एरिया के जो जनजातियाँ हैं उनका डोमिनेंस लगातार बढ़ रहा है गवर्नमेंट जॉब में, और इनका मैतेई जो है वो अपनी जगह पे स्थिर है। तो ये देखा जा रहा है कि इनका जब लगातार गवर्नमेंट जॉब में बढ़ेगा, पॉलिटिक्स में आरक्षण की वजह पॉलिटिकल में दबदबा बनेगा, और इनका मैतेई का वहीं पे स्थिर है तो पावरफुल इकोनॉमिकली, और लेकिन ये देखते हैं कि इनको रिजर्वेशन का लगातार फ़ायदा मिलता है, हमको नहीं मिलता है। अब इवन जब एसटी हैं ये लोग, जो हिल वाले एरिया के लोग हैं, ये एसटी हैं, तो ये जाके वैली में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन ये वैली में मैतेई हैं लोग हैं, ये आके घाटी में, यहाँ पे हिल एरिया, पहाड़ी क्षेत्र में ये ज़मीन नहीं खरीद सकते। हिल एरिया के लोग वैली में, मतलब कि ये जोम्बी, कुकी, चिन, नागा, ये लोग जाके मैतेई वाले एरिया में ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन ये मैतेई वाले लोग इधर हिल एरिया में, जो इनका एरिया है जहाँ ये लोग जो मतलब कि ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, जोम्बी, कुकी, चिन, नागा, यहाँ पे वो लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो इस वजह से होता क्या, अब इनको रिजर्वेशन का भी फ़ायदा मिल रहा है, मैतेई को रिजर्वेशन का नहीं फ़ायदा मिल रहा। तो इस वजह से मैतेई में लगातार इस चीज़ को लेकर गुस्सा बना रहता है, और इनको रिजर्वेशन को लेकर भी गुस्सा रहता है। इन्हीं सब के बीच ये बैकग्राउंड समझ लीजिए, कुछ लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और क्या कहते हैं प्रशासनिक रूप से मजबूत हैं, और कुछ लोग को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है लेकिन वो कमज़ोर है, लेकिन अब उनका सरकारी नौकरियों में डोमिनेंस बढ़ रहा, और जब ये बढ़ रहा, और जो मैतेई समुदाय वो जहाँ मतलब कि उनकी यहाँ पे जो नागा, चिन, कुकी समुदाय है, इनके यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, जबकि नागा, चिन, कुकी समुदाय क्योंकि इनको एसटी का दर्जा प्राप्त है, तो ये जाके मैतेई समुदाय जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये ज़मीन खरीद सकते हैं। इस वजह से मैतेई समुदाय में लगातार गुस्सा बढ़ रहा, और इसी सब के बीच जो मणिपुर हाईकोर्ट ने एक बहुत ही विवादास्पद फैसला दे दिया। इन्होंने ये कह दिया कि मैतेई लोगों को भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये सुनना था कि जो घाटी के, ये वैली के लोग थे, हिल एरिया के लोग थे, जो बीकू की, चिन, नागा, अब ये मतलब कि भड़क गए। कि क्यों भड़क गए कि अगर एसटी का दर्जा मिलेगा तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी, और हमको जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा वो ना रिजर्वेशन का फ़ायदे का कोई मतलब रह जाएगा, ये हमारे यहाँ के ज़मीन पे खरीदेंगे तो हमारी जो पहचान का हमको संकट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से मजबूत नहीं हैं। और तो इस वजह से मणिपुर में लगातार हिंसा इतने दिन से जारी है। और क्या हुआ, 2023 में ही म्यांमार से सटा जो इलाका है चुनार चांदपुर, इसमें लगातार हिंसा हुई। उसके बाद उखरूल जिला उसमें हुए सेनापति है, उसमें लगातार हिंसा बनी रह रही। तो मणिपुर में अभी तक मेन हिंसा का कारण यही है, आप लोगों ने समझ लिया। अब ये जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, एक तो ये हाईकोर्ट का काम नहीं है, ये जो निर्णय इस तरीके का देना है वो विधायिका और कार्यपालिका का काम है, वो न्यायपालिका का काम नहीं है। और ये आर्टिकल 50 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 50 में क्या है, द स्टेट सेल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब कि ये है कि जुडिशरी हस्तक्षेप न करे, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है और जुडिशरी का काम अलग है। तो जो एग्जीक्यूटिव मामले है उसमें जुडिशरी इस तरीके से हस्तक्षेप ना करे, तो ये आर्टिकल 50 का भी उल्लंघन है। तो सबसे बड़ा रीज़न मणिपुर में हिंसा का यही है कि हाईकोर्ट का वो निर्णय जिसकी वजह से हिंसा भड़क गई और एक दूसरे को मारकाट पे लोग उतारे हो गए। कुछ और प्रशासनिक निर्णय हैं वो भी देख लेते हैं जो इसके बैकग्राउंड में थे, और उसको लेकर भी लोग अब ज़्यादा आगे आ रहे हैं। देखिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो निर्णय हुए उसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे 2000 मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय हुए हैं उसकी वजह से भी मणिपुर में हिंसा बढ़ी है। 2015 में हुआ क्या कि मणिपुर को इनर लाइन परमिट का दर्जा दे दिया गया। इनर लाइन परमिट का क्या मतलब है दोस्तों, कि एक तरीके का ऑफिशियल एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता था जो ब्रिटिश लोग किसी और क्षेत्र में, भारत के ही किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर वहाँ जाना है तो उस क्षेत्र में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था, तभी आप वहाँ जा सकते थे। तो खास क्षेत्र में आने पर अनुमति की ज़रूरत होती है, ब्रिटिश रूल था ये। पहले यह केवल मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड में लागू था, अब ये मणिपुर में लागू हो गया। तो जब ये लागू हुआ तो अब इसमें मेन समस्या क्या है कि जो कुकी ट्राइब है, कुकी ट्राइब पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैली है और इसको मणिपुर में लागू कर दिया गया। जब यहाँ सब जगह कुकी टाइप फैली है, नागा टाइप फैली है और मैतेई लोग का संकेंद्रण यहीं पे है, मणिपुर में ही है। तो ये कुकी जो लोग थे, कुकी और ये नागा जो लोग थे, इन्होंने सोचा कि अब इनके जो रिश्तेदार हैं या कोई मतलब कि साथ के लोग हैं, अगर इनको यहाँ जाना है, मणिपुर में जाना है, तो खास तरीके का परमिट लेने की ज़रूरत पड़ेगी और मैतेई लोग तो यही हैं।
तो और ये बनाया किसने? ये मैतेई लोगों ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। तो कुकी को हमेशा ये लगता है कि भाई मैतेई लोग हमारे प्रति क्या कहते हैं कि एक तरीके की साजिश कर रहे हैं जिससे ये लोग ना मिल पाए, इनके रिश्तेदारों को परेशान करना, इनको परेशान करना। तो इस वजह से भी उनके दिमाग में टेंशन रहती है हमेशा कि भाई मैतेई हमको परेशान करते हैं, जिससे मैतेई लोग यहीं पे फले फूले और हमारा परिवार हाँ या हम लोग यहाँ पे गरीब के गरीब बने, ना हमारे लोग मिलने आ पाए, ना हमारा कल्चर बढ़ पाए। इस वजह से ये कुकी लोग और कुकी और ये जो मैतेई है इनके बीच में हिंसा बनी रह रही। एक तो ये बड़ा बड़ा कारण हो गया। और देखते हैं 2016 में जो न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन की बात आई का प्रस्ताव हुआ 2016 में, इसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की बात हुई। और जब डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा तो कुछ जो हिल वाला एरिया है उसको लेके बनाया जा रहा। तो इसमें भी जो कुकी समुदाय है उनको लगता है कि मैतेई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही किया जा रहा। इस वजह से भी उनके दिमाग में टेंशन थी। अब जो मणिपुर है उसमें एक शब्द चलता है दोस्तों, वो बाहरी लोगों को मयांग कहते हैं और जो बाहरी मुसलमान जो आ रहे हैं आउटसाइडर मुस्लिम है उनको पांगल कहते हैं। तो इस वहाँ पे तीसरा जो मतलब कि एक तरीके का ये भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है बाहरी का और स्थानीय का। तो वो जो बाहर के लोग, जैसे मान लो कोई IAS ऑफिसर ही वहाँ कार्य करने गया तो उसको लोग ये मयांग बोलते हैं। या मुस्लिम समुदाय जो म्यांमार से बांग्लादेश से जो वहाँ पे चाय बागान में काम करने लोग चले आए थे उनको ये आउटसाइडर मुस्लिम कहते हैं और उनके प्रति एक हिंसा का नफरत का भाव रखते हैं। इसकी चीज़ की लड़ाई भी मणिपुर में लगातार चलती चली आ रही है। तो स्थानीय लोग हैं और बाहरी की लड़ाई भी चलती है। और मैतेई अपने आप को यहाँ का स्थानीय कहते हैं और कुकी नागा इन सबको बाहरी कहते हैं। तो इस वजह से मैतेई भी इनसे लगातार झगड़ा करते हैं कि भाई ये तुम लोग बाहर के हो तो बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और इन्हीं सबको देखते हुए पूरे मणिपुर में कई तरीके के संगठन बन गए हैं इसी हिंसा को बढ़ावा देने के लिए। तो इन पूरे संगठन को वैली बेस्ड इंसर्जेंसी ग्रुप बोला जाता है। इसमें जैसे कुकी नेशनल आर्मी है और क्या कांतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, पीपल लिबरेशन आर्मी है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके के ग्रुप बनाए हैं। और इनको देखते हुए मोटे तौर पे उसमें मणिपुर में देखा क्या जा रहा है कि दो चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं। एक तो मैतेई राष्ट्रवाद निकल के आ रहा है और दूसरा कुकी नागा राष्ट्रवाद निकल के आ रहा है। कि एक लोग हैं जो मतलब कि मैतेई ग्रुप को पूरे सपोर्ट कर रहे हैं और जो मैतेई लोग हैं ये भारत के साथ बने रहना चाह रहे हैं। इसका CM जो है वहाँ का मैतेई है और वहाँ का जो DGP है वो कुकी समुदाय से है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो DGP काम नहीं कर रहा, DGP ने मतलब हिंसा को रोकने के लिए कुछ काम नहीं किया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है और यही लोग हिंसा फैला रहे हैं। इधर मैतेई समुदाय का CM है तो वो भी इस्तीफा देने जा रहे थे, लेकिन मैतेई लोग इतने जिद्दी कि आपको इस्तीफा नहीं देना है तो उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। तो मेन मुद्दा मैतेई राष्ट्रवाद और कुकी राष्ट्रवाद का अब आ गया है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन थे, सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन थे उसकी वजह से भी यहाँ पे हिंसा फैली है। अब देख लेते हैं और क्या क्या है। देखिए जो अफीम की खेती होती थी मणिपुर में, जो पॉपी कल्टीवेशन होता था, इसके खिलाफ जो मणिपुर गवर्नमेंट ने पूरे युद्ध छेड़ दिया है कि मतलब कि यहाँ से अफीम की खेती को ख़त्म करके ही रहना है। और इसमें ज़्यादातर हिल एरिया के लोग ही संलिप्त थे। तो उनको लगता है कि ये जो मैतेई लोग हैं जो मतलब वैली क्षेत्र में रहते हैं ये जानबूझ के हमको परेशान करते हैं, जो हिल एरिया में लोग हैं उनको परेशान करते हैं। तो इस वजह से भी उनके मन में गुस्सा है कि मतलब कि अफीम की खेती को जो वो हिल वाले एरिया वाले लोग करते थे उनको नहीं करने दिया जाए। इस वजह से भी मणिपुर गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्षेत्र को फॉरेस्ट एरिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया घोषित कर दिया है। अब इस वजह घोषित करने से जो ये लोग जो झूम खेती करते थे वो नहीं कर पाएंगे और प्लस विस्थापन होगा स्थानीय लोगों का। तो इस वजह से भी ये सोचते हैं कि भाई जो कुछ भी होता है ना ये मैतेई लोग हमको हटाने के लिए भगाने के लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसे करके जो निर्णय आए उससे लगातार उनमें गुस्सा बढ़ता गया और इसी गुस्से से उग्रवाद मतलब कि बढ़ता जा रहा और फिर आगे चल के पृथकतावाद आतंकवाद इसमें भी परिणित होने के चांसेस के बनते हैं। और इनको फिर म्यांमार से हथियार, ड्रग्स, फेक करेंसी की सप्लाई लगातार इनको बनी रह रही। मतलब कि मणिपुर में जो जनजातियां हैं, जो हिल एरिया की जनजातियां उनको तो ये पूरा इशू था नॉर्थ ईस्ट का कि मतलब नॉर्थ ईस्ट में पूरी हिंसा का कारण क्या है। तो आप लोगों ने ये समझ लिया। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट रीजन देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आखिर कुछ रीजन तो है ही जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बनाए रख रहे हैं या वहाँ पे हिंसा बनाए रख रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर अब हम देख लेंगे 5 मिनट में। इसमें पहला रीज़न है जियोग्राफिकल एलियनेशन, भौगोलिक अलगाव। तो इसमें है क्या दोस्तों, जब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट मेन भारत से केवल 27 किलोमीटर की वो चिकन नेक है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये भौगोलिक रूप से पूरे भारत से अलग थलग है। और इसके बगल में जो पड़ोसी देश हैं, भूटान है, म्यांमार है, चाइना है, बांग्लादेश है, ये सब देश हैं। और यहाँ से भी मतलब कि और भारत से केवल 27 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से भारत से इस तरीके से जुड़े होने से यहाँ पे एक तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता और प्लस पड़ोसी देश इस तरीके के हैं कि जहाँ से उनको हथियार की सप्लाई, ड्रग्स की सप्लाई, फिक्स करेंसी की सप्लाई होती रहती है। तो ज्योग्राफिकल अलगाव होने से उद्योग नहीं है,
और इस तरीके के जो मतलब कि गलत काम है वो बगल के पड़ोसी देश इनको पहुंचा देते हैं। तो इस वजह से ही मतलब कि उनमें गरीबी बढ़ी रही और मतलब हिंसा करने की जो मतलब कि फेक करेंसी देंगे किस लिए, आपको हिंसा करना है, अलगाव पैदा करवाना है, तो इस वजह से वहाँ पे अलगाव पैदा होता है जोग्राफिकल आइसोलेशन से। नॉर्थ ईस्ट में जो है टूरिज्म की, हाइड्रोकार्बन की, कोल रिसोर्स हैं, टूरिज्म की बहुत ज़्यादा संभावना है, हाइड्रोकार्बन के रिसोर्स हैं यहाँ पे, कोल रिसोर्स हैं, लेकिन चुनौती यह है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो जब एक्सप्लोर नहीं होगा तो यहाँ पे उद्योग भी कम लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे इंसर्जेंसी बनी रहती है। झूम खेती अब समाप्ति की ओर चल रही है, झूम खेती भी नहीं हो रही है, तो लोगों को इस वजह से भी लोगों के मन में गुस्सा आ रहा है, आर्थिक पिछड़ापन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के पूरे जो लोग हैं जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो पूरा का पूरा चाहते हैं कि अब यहाँ पे इतने लोगों ने शासन कर लिया, कुछ विकास तो हुआ नहीं, तो अब हम खुद अपना विकास करेंगे। तो वो सेल्फ गवर्नमेंट की मांग लगातार डिमांड करते हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं लगातार कि हम अपना स्टेट हम बनाएंगे, हम अपना विकास खुद करेंगे। तो ये लेकिन ऑटोनॉमी जब दे दी जाती है तो चीज़ें ऑटोनॉमी तक ही नहीं रुकती, फिर वो अलगाव की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें मान्य नहीं होंगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी लेकिन अलगाववाद मतलब कि उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मेन इशू क्या है कि एथनिक आइडेंटिटी को ही ये लोग अपनी पहली और आखिरी पहचान मानते हैं, इसी से अपना राजनीतिक और आर्थिक विकास समझते हैं। और जब लोग एथनिक आइडेंटिटी पर इतना ज़्यादा बल दिया जाएगा तो एक टाइम आएगा कि लोग अपना जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रिया है वो सब इसी को देख के करेंगे। ये अब हमारी आर्थिक पहचान वो इतनिक पहचान बनी रहे, और इसकी वजह से इतनिक सुप्रीमेसी अपने आप दिमाग में हावी होती चली जाती है। और जब कोई दूसरा समुदाय हमारे सामने आता है किसी भी तरीके से, या हमारी आर्थिक सामाजिक जो क्रिया है जिसकी जो हमारी मतलब कि आर्थिक सामाजिक क्रिया जो इथनिक आइडेंटिटी से ही बनी है, अगर उस पर चोट पहुँचती है तो हम में गुस्सा और हिंसे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है। तो ये टेंशन है नॉर्थ ईस्ट की। अब एक बहुत बड़ा इशू है अफस्पा जो कानून है जो 1958 में लाया गया था, एक ये बहुत बड़ा मतलब कि इशू है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी। ये अफस्पा कानून जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया था, इसमें हुआ क्या है दोस्तों, तो ये क्या जो 1958 में बनाया गया है, इसमें सैन्य बलों को विशेष शक्ति प्रदान की जाती है। और जब सैन्य बलों को विशेष शक्ति ये प्रदान की गई तो इस कानून का खूब ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। तो ये दुरुपयोग के विषय में जो जस्टिस जीवन रेड्डी थे, इन्होंने ये बोला कि ये कानून बहुत ज़्यादा दमनकारी, इसको हटाना चाहिए। संतोष हेगड़े थे, संतोष हेगड़े एक जस्टिस से बहुत अच्छे, इन्होंने ये बोला कि अफस्पा को पूर्णतः बदला जाए, इसे सुधारात्मक बनाया जाए। अब इसमें देख लेते हैं है क्या जो इसको इसके विषय में ये जस्टिस लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो अफस्पा जो कानून है इसकी सेक्शन 3 है, इसमें ये बताया गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र को पहली बात तो डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाएगा, और जब डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाएगा तो इस क्षेत्र में जो मिलिट्री होगी, जो पैरामिलिट्री होगी, उनको विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे। और अधिकार के तहत इतना भी है कि सेक्शन 4 है इसका, उसके तहत मतलब कि अधिकार में अगर आपको डिस्टर्बेंस लगता है तो यहाँ गोली मारने तक का आदेश है। और इसका सेक्शन जो 6 है वो क्या कहता है कि अगर कोई अधिकारी गोली मारता है और किसी की हत्या हो जाती है तब भी कोई उनका अभियोजन या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। जब इस तरीके का ड्रैकोनियन कानून रहेगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनके मन में क्या आएगा कि भाई इनका दृष्टिकोण को शासन करने का है, मतलब कि ये शासक हैं, ये प्रशासन तो कर ही नहीं रहे। और मतलब इतना तगड़ा कानून रहेगा तो लोगों के मन में गुस्सा, डर हमेशा बना रहेगा कि ये जो लोग हैं ये हम पे शासन करने हुए आए हैं, हमारा सुधार या हमारा विकास करने नहीं आए हैं। तो एक तो ये बड़ा इशू है। और इशू नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नागा इंसर्जेंसी का इशू है। देखिए अब नागालैंड में जो इंसर्जेंसी है उसके विषय में देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का ये भी सबसे बड़ा इशू है। नागालैंड में जो इंसर्जेंसी है ये लगभग 100 साल से लगभग ज़्यादा से बनी हुई है। 1918 में क्या हुआ था, एक नागा क्लब का निर्माण हुआ, और फिर 1928-29 में साइमन कमीशन जब आया तो उसने क्या किया, भारत और बर्मा के बीच को कि जो सीमा रेखा ये बाउंड्री उसको डिसाइड कर दिया। तो इस पूरे एरिया में नागा लोग रहते थे, अभी जब बाउंड्री डिसाइड हो जाएगा तो इनको लगा कि हम लोगों को अलग अलग कर दिया गया, तो यहीं से अलगाव की भावना जन्म लेने लगी। लेकिन हिस्ट्री में हमारे नागा मतलब कि जो लोग थे वो हिस्ट्री में मतलब कि भारत की जो स्वतंत्रता है उसके पीछे उसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। जैसे आपने रानी गेंडेलियू का नाम सुना होगा, अंगामी जावा फिजो का नाम सुना होगा। लेकिन बाद में जब इनको ये लगने लगा अंगामी जावा फिजो को कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या हमको मतलब कि हमारी कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा या इसकी वजह से हमारी कल्चर दब रही, तो इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल का निर्माण किया। ये भारत का ये चाहते थे कि ये भारत मतलब कि नागा नेशनल काउंसिल क्या चाहती थी, भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। आगे चलकर यही जो नागा नेशनल काउंसिल है ये NSCN बना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये बृहद नागालैंड की मांग करने लगे जिसमें 4-5 स्टेट थे और म्यांमार भी था। और यही NSCN की 2 शाखाएं बनी जिसको NSCN एसाक मोइबा और NSCN खापलांग बोलते हैं। वही जबकि जो जवाहरलाल नेहरू थे अंगामी जामा फिजो से ये बातचीत कर रहे थे, ये बातचीत करके मतलब कि इनको शांत भी कर लिया था, लेकिन बाद में ये इस तरीके से बिखर गए और यहाँ बाद में NSCN खापलांग और इसाक मोइबा बना।
हमारा जो संविधान है उसका 371A क्या कहता है, 371A क्या कहता है कि अगर नागालैंड के विषय में कोई भी कानून बनाया जाएगा संसद द्वारा, पहले तो मतलब कि उनकी किसी भी संस्कृति पर प्रहार करने वाला कोई कानून बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा भी तो वहाँ का जो मतलब कि गवर्नमेंट है नागालैंड की, उसके बिना सलाह के या उनके बिना अनुमति के लेकिन नहीं बनेगा। तो नागालैंड जो है वो उनकी डिमांड क्या है, तो नागा लोग हैं उनकी डिमांड क्या है कि वो एक तो वो डिमांड करते हैं एजाबो को मतलब सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, अलग संविधान की डिमांड करते हैं। ये भारत सरकार को बिल्कुल मान नहीं है। सेपरेट फ्लैग की मांग करते हैं, ये भी बिल्कुल मान नहीं है। एक देश में दो फ्लैग कैसे हो सकते हैं। ग्रेटर नागा लिम की डिमांड करते हैं, जिसमें मणिपुर का कुछ हिस्सा, अरुणाचल का, असम का और म्यांमार का। ये तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, तो ये वैसे ही खारिज हो जाएगा। फिर इनकी जो समस्याओं का सोल्यूशन करने के लिए 1975 में शिलोंग एकॉर्ड हुआ, 2015 में नागा पीस एकॉर्ड हुआ, लेकिन भारत सरकार अब तक इनको बहुत बड़ा विश्वास में ले नहीं पाई है और ये इसका मतलब कि बीच बीच में उभर के आते रहते हैं। और क्या इशू है देखते हैं दोस्तों। सीमा पर संगठित अपराध है, मतलब म्यांमार, चाइना, यहाँ से इन सब देशों से ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स, फेक करेंसी, इन सब चीज़ों की सप्लाई जो भारतीय युवा हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको लगातार प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे उनमें अलगाववाद की भावना पैदा हो। और जब वहाँ पे कोई विकल्प नहीं रहेगा, इंडस्ट्री नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, तो युवा लोग जब विकल्प रहेगा ही नहीं किसी और तरीके से प्रोग्रेस करने का, तो इस तरीके में ज़्यादा इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। तो हमारे लिए एक ये समस्या है। और जो उधर चाइना है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो उनको दूसरा माओ बोला जा रहा है कि वो आधुनिक साम्राज्यवादी हैं। मतलब कि आधुनिक जो साम्राज्यवाद है उसका सबसे बड़ा लीडर तो ये चाइना है। और ये चाहता है कि पूरे हर जगह पे जो मतलब कि बाउंड्री के इशू, जितने पड़ोसी हैं चाइना के पड़ोसी देश हैं, सबसे उसका बाउंड्री इशू है। वो हमारे अरुणाचल प्रदेश को सेकंड तिब्बत बोलता है, दक्षिणी तिब्बत बोलता है, तो उसको भी हथियाने की कोशिश करता है। तो जो इनका साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है, ये भी हमारे लिए एक समस्या बनता चला जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में क्या समस्या है दोस्तों, वो देखते हैं। मेघालय में क्या इशू है। मेघालय की जो गारो खासी ट्राइब है, ये खासी जयंता हिल को लेकर एक सेपरेट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो एक गारो खासी ट्राइब क्या करना चाहती है, जो खासी जयंता हिल है उसको एक सेपरेट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहती है। मेघालय में ये इंसर्जेंसी चल रही है। असम में क्या है, असम में एनआरसी का इशू तो चल ही रहा है, प्लस इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1985 में के करीब जो असम स्टूडेंट यूनियन बना था, वो कब हुआ था, जब असम में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। तो उसके तहत फिर राजीव गांधी की सरकार और असम स्टूडेंट जो यूनियन था, इसके बीच में असम एकॉर्ड हुआ। इसकी जो धारा 6 थी उसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कोई भी ऐसा एक स्टेप नहीं लेगी, न विधायी, न कार्यपालिक, न न्यायिक, जो असम की संस्कृति के विरोधाभासी हो। तो इसमें यह कहा गया असम में इंसर्जेंसी को समाप्त करने या शांत करने के लिए। इसी में असम एकॉर्ड का जो सेक्शन 5.8 था, उसमें ये कहा गया कि असम में जितने भी फॉरेनर है जो 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं, ये वही डेट है जब बांग्लादेश में इंसर्जेंसी हो रही थी, उसके बाद जितने भी असम में लोग आए हैं उनको बाहर किया जाए। तो एनआरसी इसीलिए लाया गया है, लेकिन अभी ये ठंडे बस्ते में है, तो असम में केवल अभी यही चल रहा है, अभी असम शांत है। तो अब ये हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के जो कारण हो सकते हैं वो हमने देख लिया। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन नॉर्थ ईस्ट का वो देख लेते हैं। इसमें जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि पहले नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ बांध बनाए जाते हैं या हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट कुछ भी लगाया जाता है, तो सबसे पहले उनका पुनर्वास किया जाए, फिर विकास किया जाए। विकास के नाम पे पहले उनकी ज़मीन ले ली जाती है और फिर बाद में उनका पुनर्वास नहीं किया जाता। तो पहले उनका पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाए, उनको विश्वास में लिया जाए, तब विकास किया जाए। और भारतीय संविधान के दायरे में उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, जैसे दिया भी गया है। आर्टिकल 371A में नागालैंड को ऑटोनॉमी दी गई, 371C में मणिपुर को ऑटोनॉमी दी गई, आर्टिकल 244 में 6th शेड्यूल एरिया, मतलब कि शेड्यूल एरिया में जो ऑटोनॉमी देने की बात की गई आर्टिकल 244 में। और क्या किया जाए, चीन की साम्राज्यवादी सोच को देखते हुए बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट किया जाए, जो हमारे पोरस बॉर्डर है उनको ठीक किया जाए, पैरामिलिट्री की और ज़्यादा फोर्स लगाई जाए, फेंसिंग की जाए। और क्या किया जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को संवैधानिक दर्जा देने की ज़रूरत है। अभी यह केवल परामर्शी संस्था है, इसको अगर हम मतलब कि संवैधानिक दर्जा देते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए और बेहतर काम कर पाएगी। और नॉर्थ ईस्ट के ही डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मतलब विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको फंड प्रोवाइड किया जाए। और इसको जब फंड प्रोवाइड किया जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम होगा। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जिससे वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। पुलिस रिफॉर्म, अफस्पा रिफॉर्म भी किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों में यह मतलब विश्वास बने कि ये जो लोग हैं ये हम पे अभिशासन करने आए हैं, ना कि शासन करने आए हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और फाइनली इससे क्या होगा, उनमें राष्ट्रीय एकीकरण की भावना बढ़ेगी, उनका आध्यात्मिक कनेक्शन भारत के साथ मजबूत होगा। और जब तक ये नहीं होगा, उनका एक मतलब कि एकीकरण भारत के साथ एक वो अपने आप मानसिक रूप से नहीं करेंगे, तब तक उनमें अलगाव की मतलब की सोच बनी रहेगी।
तो ये पूरा था नॉर्थ ईस्ट का इशू दोस्तों। अब आपके लिए ये है एक मतलब कि काम घर का कि आप जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कल्चर है जो नॉर्थ ईस्ट की, आप वो पढ़ के रखेंगे। तो ये जो 44 मिनट का वीडियो है दोस्तों, आप इस पे जो कंटेंट देखेंगे, हो सकता है अभी शुरुआती दौर में तो आपको लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें जो कंटेंट दिया गया है दोस्तों, आप 43 मिनट 44 मिनट के वीडियो में आप कहीं भी पूरे मतलब कि यूट्यूब छान लीजिए, आपको इतना कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा इतने कम समय में। दृष्टि में यही क्लासेस 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ाई जाती हैं, आपको ये केवल मात्र 43-44 मिनट में मिल रहा, और इसकी पीडीएफ भी मैं दे रहा। तो आपको यहाँ से करोगे ना तो आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। ये नहीं कि यूट्यूब की बात ही यहाँ से वहाँ दौड़ाया जा रहा। आप इसको करो तो आप इसकी पीडीएफ भी ले लो, और अगर कुछ इशू आता है तो इसमें इतनी जगह दे दी गई है, उसमें कुछ कुछ ऐड करते रहो इसी पीडीएफ में, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट का इशू, मणिपुर की हिंसा है जो उसके विषय में। धन्यवाद दोस्तों।